हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ हिस्ट्री की चौथी क्लास, जो कि इस चैप्टर की लगभग आखिरी क्लास होगी। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चीनी लेखकों का वर्णन। ठीक है, कि चीनी लेखकों ने हमें क्या क्या जो उनकी पुस्तकें हमें मिली हैं, ठीक है, उनमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या विवरण मिलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लेखकों की। ठीक है, लेखक, रचनाएं और यात्री विवरण। ठीक है, जो उन्होंने विवरण दिया है उसके आधार पर हम देखेंगे कि भारत प्राचीन काल में कैसा था। ठीक है, तो पहला जो यात्री हमें देखने को मिलता है वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में, वो है फाहियान। कौन है? फाहियान है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है फो क्यों को। भारत की तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशाओं का विवरण बताती है ये पुस्तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। फाहियान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। ठीक है, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का उल्लेख नहीं है। ठीक है, मतलब उसने कभी भी मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम का उल्लेख नहीं किया है। द्वारा शासित मध्य देश का विवरण विस्तार में बताया है। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने उसने उन चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल थे, ठीक है, मध्य देश में, ठीक है, उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज पर कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर विहार, निशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधिशालाओं के निर्माण की जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रसाद की भव्यता से प्रभावित होकर देव निर्मित बताया है। ठीक है, उसने अशोक के राजप्रसाद की भव्यता से प्रभावित होकर के क्या बताया है कि वो पाटलिपुत्र कैसी है, वो देव निर्मित है, मतलब उसे देवताओं ने बनाया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, तो दूसरे जो हमारे पास लेखक हैं वो है शुंग युन। ठीक है, जो कि 512 ईस्वी और 513 ईस्वी में भारत आए। इसने बिहार और बंगाल की तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपनी जो भी पुस्तक लिखी, ठीक है, उसमें इसने वर्णन किया है किसका, बिहार व बंगाल की उस समय होने वाली राजनीति, उस समय के आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हेनसांग। ठीक है, हेनसांग 629 से 645 ईसा के बीच में आए। ठीक है, सी यू को पाश्चात्य संसार लेख, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। हेनसांग ने लगभग 16 वर्ष की भारत की यात्रा की एवं यहाँ प्रवास किया। ठीक है, ये 16 वर्ष तक कहाँ रहे, भारत में रहे, और उन्होंने यहीं पे निवास किया। ठीक है, उसने विश्व के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ के ज्ञान एवं प्रशिक्षण के उप स्तर की प्रशंसा की। ठीक है, उसने कहाँ पे अपनी नॉलेज ली, उसने नॉलेज ली नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और यहाँ के जो भी शिक्षा पद्धति थी उसकी काफ़ी प्रशंसा भी की उसने। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसने कन्नौज, हर्ष की जो राजधानी थी, ठीक है, का नगर वर्णन, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातियों उपजातियों, प्रयाग में एक बड़े समारोह, शायद वो कुंभ रहा होगा, इसके बारे में कुछ मतलब स्पष्ट तौर से पता नहीं है कि मतलब वो कौन सा समारोह था। ठीक है, गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन किया है। ठीक है, क्या किया है, गंगा जल की जो पवित्रता है उसका वर्णन भी किया है इसने। ठीक है, बात करते हैं चौथे इत्सिंग की। इत्सिंग 671 ईस्वी से लगभग 693 ईस्वी तक भारत में रहे। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, इत्सिंग हेनसांग के चोन लौटने के बाद भारत आया। ठीक है, मतलब चीन लौटने के बाद, जब वो चीन लौट गया हेनसांग, उसके बाद इत्सिंग भारत आया। उसने बंगाल में ताम्रलिपि, वर्तमान ताम्लुक, 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया।
ठीक है, बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा भी करी इसने। ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में, ठीक है, तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया। इत्सिंग चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों को 400 प्रतियां ले गया। ठीक है, वो बौद्ध धर्म की त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया। कितनी प्रतियां ले गया? टोटल 400 प्रतियां ले गया वो अपने साथ वापस, जब वो चीन गया तो। बात करें 5वें नंबर पे आते हैं मातवेन लिन। ठीक है, 7वीं शताब्दी। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी में आए थे लगभग। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। इसने क्या किया है? हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। वहीं अगर 6ठे नंबर पर देखें तो चाओ जू कुआं, ठीक है, 1225 ईस्वी से लेकर के 1254 ईस्वी तक ये भारत में रहे। ठीक है, इन्होंने चू फॉन्ची, ठीक है, ये एक किताब लिखी। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है इससे। ठीक है, जो इन्होंने बुक लिखी थी, इससे क्या होता था? इससे चीनी अरबी व्यापार का विवरण का पता चलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे, और इनकी बुक कौन सी थी? इंडिका। ठीक है, तो वो आज भी क्या है? सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है, अब क्या है कि मतलब कई लेखकों ने उससे मतलब प्रेरित होकर के अपनी किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका है। ठीक है, इसके बाद हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना की थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की एक रचना की थी। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त संपूर्ण महत्वपूर्ण सामग्री क्या होती है? मिलती है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन सी 80 ई से 115 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है, ईसा के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी। ठीक है, मतलब ये जो बुक थी पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन सी, ठीक है, ये 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत मिलता है। क्या मिलता है? रोमन व्यापार का वृत्तांत मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि टॉमली की ज्योग्राफी 150 ईसा के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की मानी जाती है, जबकि, ठीक है, प्लिनी ने जो नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी, ठीक है, वो ईसा की लगभग पहली सदी की मानी जाती है। यह लैटिन भाषा में है। ठीक है, कौन सी? नेचुरल हिस्टोरिका किसमें है? लैटिन भाषा में है। यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। ठीक है, अगर बात करें कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस, यह यूरोपीय यात्री था। ठीक है, जो लगभग 535 ईसा में भारत आया और क्रिश्चियन टोपोग्राफी, क्या? क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की इसने। ठीक है, जिससे भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। ठीक है, सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा मतलब 9वीं शताब्दी में ये भारत आए थे, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। ठीक है, किसके बारे में वर्णन किया इसने? पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। अल मसूदी, यह 941 ईसा से 943 ईसा तक भारत में रहा। ठीक है, उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। ठीक है, अल बरूनी जो है वो महमूद गजनबी का समकालीन था। ठीक है, इसने तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद
की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालिक दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए आज हमारे कुछ चीनी यात्री और कुछ यूरोपियन यात्री, ठीक है, उसका संकलन मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो इनमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हेनसांग और हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका काल मतलब काल पूछ लिया जाता है, कब आए थे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक फायान हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको याद सारे ही रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक भी छोड़ेंगे और फिर वो आ जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, धन्यवाद।